हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड एससीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 12 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के टाइम पीरियड तक को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के साथ ही जहां गांधी जी ने चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के आंदोलन के माध्यम से लोगों को विरोध के लिए सत्याग्रह का संदेश दिया, वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजे असंतोष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इन्होंने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और उस एक्ट में क्या था कि सिर्फ संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो कब आया था? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो इसका असर क्या हुआ कि राष्ट्रव्यापी विरोध और प्रदर्शन हुए। इस क्रम में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बड़ी संख्या में जालियांवाला बाग अमृतसर में जमा हुए। लोग सभा कर ही रहे थे कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। सारे देश में इस घटना के लोगों को आंदोलित कर दिया। खिलाफत और असहयोग। तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया। दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह भारतीय मुसलमान भी ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण ही देखना चाहते थे। तो यहाँ पे 2 चित्र है, इसमें एक ये मोहम्मद अली का चित्र है और ये शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे है कि भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाकर स्वराज की मांग का आह्वान किया। तो खलीफा कौन होते थे? कि मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन के दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। चुनावों का मतदाताओं द्वारा बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये गांधी जी का चित्र है, चरखा चलाते हुए गांधी जी। तो क्या हुआ कि वकीलों से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी एवं आसिफ अली जैसे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूल एवं कॉलेज छोड़ दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। इंग्लैंड से आयातित वस्त्रों की भारी मात्रा में गिरावट हुई। पूरी देश की जनता आंदोलित हो उठी। तो अब क्या हुआ? जन भागीदारी क्या थी इसमें कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों के लोगों ने गांधी के विचारों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर आंदोलन चलाया। खेड़ा, गुजरात के किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह। तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारा में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलनों का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था। ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दों को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। मजहरूल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। तो यहाँ पर क्या है कि जब गांधी जी के विचारों में आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन शुरू किया। तो क्या हुआ कि खेड़ा, गुजरात में किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु के लोगों ने शराब दुकानों की घेराबंदी की। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह शुरू किया। तो पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारा में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। और बिहार में ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दों को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। तो मजहरूल हक ने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ नाम के किसी व्यक्ति की जमीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। मजहरूल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के उद्देश्य से दी मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला। तो मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और एक और किया था कि बिहार विद्यापीठ का भी इन्होंने स्थापना की थी। और उन्होंने एक अखबार का वो क्या प्रकाशन किया कि दी मदरलैंड।
तो यहाँ पर है कि 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर आते आते हिंसक हो गया और 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाना, जो कि उत्तर प्रदेश, पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। कब? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी और 4 फरवरी में बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर एससीईआरटी में 5 फरवरी दिया हुआ है तो ये सही 5 फरवरी ही होगा। गांधी जी हिंसक आंदोलन के खिलाफ थे, फलतः इन्होंने 6 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। तो 5 फरवरी को क्या हुआ? उन्होंने आग लगाया, चौरी चौरा कांड हुआ और 6 फरवरी 1922 को ही आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब क्या हुआ कि झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 से शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। कांग्रेसियों ने हुक्म मानने से इनकार करते हुए नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। न्यायाधीश के मना करने पर भी डीएसपी ने भीड़ पर हमला बोल दिया। कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जमनालाल बजाज कमेटी ने 1 मई 1923 को झंडा सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। इस सत्याग्रह में देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ बिहार के लोग भी शामिल हुए और यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रही को सजा हुई। धीरे धीरे सरकार का रुख नरम हुआ और तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी गई। शहीद हरदेवों ने तिरंगा के सम्मान में शहादत दी थी। तो ये क्या है कि नागपुर झंडा सत्याग्रह में देश के कोने कोने से सत्याग्रही पहुंचने लगे। बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेदारी राजेंद्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रहियों के जत्थे में एक युवक हरदेव नारायण सिंह भी थे, जो पटना जिला के अकबरपुर पालीगंज पथ पर अवस्थित गांव तोरनी के रहने वाले थे। वे परिवार छोड़कर अपने साथियों अवध बिहारी व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ अवध बिहारी सिंह, व्यास सिंह, हरदेव सिंह आदि के साथ नागपुर पहुंचे। यहाँ 18 जून 1923 को इन लोगों को कैद कर लिया गया और 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। खान पान की कठिनाइयों के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। साथ ही सत्याग्रहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों से माफी मांग जेल से छूटने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इनकी मृत्यु नागपुर जेल में ही हो गई। उस समय राजेंद्र बाबू भी उसी जेल में बंद थे। हरदेव नारायण सिंह का शव राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास आदि को सौंपा गया। दाह संस्कार सबों ने मिलकर किया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर धोते रहे। तो कौन थे ये? हरदेव नारायण सिंह के बारे में ये कहानी थी। अगली लड़ाई की तैयारी में तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इनका तर्क था कि परिषद के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। इसी बिंदु पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। पटना में ही इसकी आरंभिक बैठक हुई, लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रभाव के कारण स्वराज दल असफल रहा। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जनता के बीच उपजी असंतोष की भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन हुआ। तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। क्रमशः एक पार्टी सर्वहारा जनसाधारण वर्ग की प्रतिनिधि थी, तो दूसरी खुद को हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन मानती थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? एक सर्वहारा वर्ग की प्रतिनिधि थी। तो आरएसएस था कि हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी संगठन थी। इसी दौरान सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। इसी दशक के अंतिम वर्ष में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये एक न्यूज़पेपर का कटआउट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये शब्द थे सरदार भगत सिंह के। यहाँ पर एक कॉलम है कि जब बिहार के सपूत भगत सिंह की हत्या के जिम्मेदार को मार डाला, बैकुंठ शुक्ल। तो बैकुंठ शुक्ल कौन थे? बैकुंठ शुक्ल का जन्म 1910 में मुजफ्फरपुर, जो कि अब वैशाली के जलालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण कर मथुरापुर गांव के लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने। इन्होंने 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया। तो क्या किया था उन्होंने? 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संपर्क में आकर क्रांतिकारी बन गए। फणींद्रनाथ घोष, जो बेतिया का निवासी था, जब दल विरोधी कार्य करने लगा तब इसकी हत्या के कार्यक्रम में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। फणींद्रनाथ घोष ने सरकार की तरफ से अनेक राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वही मुखबिर था। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा मिली। फणींद्रनाथ घोष पर हमला बैकुंठ शुक्ल तथा चंद्रमा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को
हुआ जब वो मीना बाजार के अपनी दुकान के सामने बैठकर अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। तो फणींद्रनाथ घोष पर किसने किसने हमला किया था? बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह। कब हुआ था? 9 नवंबर 1932 को। तो घायल फणींद्रनाथ क्या हुआ था कि फणींद्रनाथ घोष पर धारदार हथियार से हमला हुआ था और घायल फणींद्रनाथ 17 नवंबर 1932 को मर गया। भागते वक्त बैकुंठ शुक्ल का झोला छूट गया, जिसमें रखी धोती ने बैकुंठ शुक्ल तक पुलिस को पहुंचने में मदद की। बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को सोनपुर हाजीपुर पुल के पास पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। सत्र न्यायालय ने बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा दी। उच्च न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी। फलतः 14 मई 1934 को गया जेल में इनको फांसी दे दी गई। दांडी मार्च। जब दांडी मार्च में जब गांधी जी निकल पड़े नमक कानून को तोड़ने के लिए, सरकार ने नमक के उत्पाद एवं बिक्री पर एक अधिकार स्थापित कर टैक्स लगाया, जिससे सरकार को अच्छी आमदनी होती थी। इस कानून से देश का हर व्यक्ति, गरीब अमीर, महिला पुरुष, ऊंच नीच प्रभावित था। गांधी जी ने नमक कानून को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा। वे मानते थे कि यह प्रकृति प्रदत्त चीज है और बिना कर के सबके लिए सुलभ होना चाहिए। अतः गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा का निश्चय किया। इन्होंने अपने सहित 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के किनारे के लिए नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। कब निकल पड़े? 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने पानी में उबालकर भी नमक बनाया। देखते देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और इस आंदोलन में किसानों, महिलाओं एवं आदिवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, लेकिन उन्हें भी अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा था। फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया। इसी प्रावधान के तहत तत्कालीन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में 1937 में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी। 2 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस ने युद्ध के बाद भारत को आजाद करने के शर्त पर युद्ध में सहयोग की बात की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यह बात नहीं मानी, जिससे 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। इसके लिए गांधी जी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया। हालांकि गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को अहिंसक संघर्ष का ही आह्वान किया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता और उग्र हो गई और किसानों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी ने आंदोलन को काफी उग्र और ताकतवर बना दिया। सत्ता और संचार के प्रतीक चिन्हों पर कब्जा कर स्थानीय लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। तो यहाँ पे एक कॉलम है कि बिहार में जब 80 थानों पर जनता का कब्जा हो गया, तो क्या हुआ कि पटना जिले के पालीगंज में जबरदस्त संगठन रहने के कारण थाना को झुकना पड़ा और 14 अगस्त को थाना में ताला लगा दिया गया। 15 अगस्त को दारोगा जी ने स्वयं इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा फहराया गया। आज ही के दिन एक जत्था उलार से अरवल की ओर बढ़ा जा रहा था। उस जत्थे पर अ, आ, उस जत्था पर पुलिस की ओर से अचानक गोली चलाई गई, जिसमें रामकृत सिंह कोरडा रानीपुर के रहने वाले थे। उनके बाह में गोली लगी और वहां से इन्हें घायल अवस्था में पालीगंज अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस बहादुर का हजारों व्यक्तियों ने गाजे बाजे के साथ महाबलीपुरी के समीप सोन नदी में अंतिम संस्कार किया। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने दमन का सहारा लेते हुए लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कितने लोगों को? 90,000 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हजारों लोगों को पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत जगहों पर हवाई जहाज से भी गोलियां बरसाई गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को आंदोलन ने झुकने पर बाध्य कर दिया। तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के हालत को दर्शाती हुई एक चिट्ठी, जिसे डॉक्टर UN शाही ने अपनी नवविवाहिता पत्नी को भेजा। तो उस पत्र में क्या था कि वंदे मातरम, प्रिय, कई दिन हुए तेरी चिट्ठी मिले पर पत्रोत्तर नहीं दे सका था। इसका पहला कारण तो आत्मविस्मरण ही कहा जाएगा और दूसरा उसे तुझ तक पहुंचने का साधन की कमी। रामफल बा के आगमन ने दूसरे का हल दे दिया है, अतः कुछ लिखने बैठा हूँ। अब तक किसी तरह शरीर से अच्छा रहा हूँ, किंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि यह कितने दिनों के लिए है। यूँ तो यह कहना अत्यंत ही कठिन है कि कब किसको क्या होगा, पर आज की दुनिया में यह बिल्कुल एक असंभव सा हो गया है कि किसी के जान माल का कोई ठिकाना नहीं है, और उसमें उसकी बात का क्या पूछना, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अपनी छोटी नैया को जला दी है और समुद्र की उछलती कूदती पागल तरंगों पर कूद गया है। उसे नहीं मालूम कि उसकी क्या गति होगी। गत 8 तारीख को भी यहाँ के सभी कॉलेजों में ताला लग गया है। अब तो यहाँ विद्यार्थी की जगह गोरे सिपाही डटे हैं। यहाँ की और खबरें चाचा जी सबों से सुन लेना। अभी कोई खास हल्ला गुल्ला यहाँ नहीं है। सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने में गोलियां चली और हम में से 11 वीर शहीद हो गए और करीब 22 घायल हुए। इन वीरों की मृत आत्मा की पुकार ने यहाँ की जनता में आग लगा दी है। आगे
की बात का क्या पूछना, सरकार का हर एक काम बंद हो गया है। गोली हँसते-हँसते सहने वालों में से मेरा एक पुराना साथी भी था और वो यहाँ मेरे ही साथ एक रूम में रहता था। पर इसकी मुझे तकलीफ़ नहीं है, परंतु गौरव है। बहुतों ने लाठियाँ खाई, कोड़े सहे। बड़ी माई के भतीजे के लड़के ने भी लाठियों को सर फुड़वाया। राम बाबू 11 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पटने की ही बात नहीं है, देश के कोने-कोने में यही रास रचा है। एक तरफ निहत्थी जनता अपना मानवाधिक अधिकार के लिए अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ रही है और दूसरी ओर आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित दानवीय शक्ति बंदूक, मशीन गनों और बमों से उन्हें दबाने की भरपूर चेष्टा कर रही है। फिर भी शहीदों की सांख्य की गणना क्या? मुझे विश्वास है कि हमारी कुर्बानियाँ कभी निष्फल नहीं जाएँगी। यहाँ एक ऐसी आग जली है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अवश्य ही खाक में परिवर्तन कर देगी। अंग्रेजों का पाप और अनाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। अब अवश्य ही इसका अंत होगा और अधिक लिखने का मौका नहीं है। मैं यहाँ गत 13 तारीख से करीब नज़रबंद हूँ। ये मुझे बुरी तरह खलती है। देखो क्या होना है। तुमसे अलग होते समय मैंने तुम्हें इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर न्याय और बलिदान की कुछ कहानियाँ कही थी और समझाया भी था। किसी पत्र में भी कुछ लिखा था, उन्हें ही याद रखो। त्याग ही संसार की सबसे बड़ी अनुभूति है। पुराने आदर्शों की स्मृति और आज का दृश्य मुर्दों के दिल में भी आग लगाने के लिए काफ़ी है। फिर हम तुम तो जिंदों में से है। ईश्वर हमें भी इसके लिए दिल दे, दिमाग दे और साहस से त्याग और बलिदान की भावना दे। आशा है तुम भी अच्छी होगी। तेरा उपेंद्र। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा था? 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधानमंडल के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया। अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फायरिंग में 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह और सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार थे। कौन कौन थे? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज 1942 से 1943 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल हुआ, तब भारत की सीमाओं के बाहर जय हिंद और दिल्ली चलो की आवाज़ गूंज उठी, जिसने देशवासियों को साहस से भर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। वहां से जापान गए और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया। इसकी बागडोर संभालने के बाद अगस्त 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो कब किया था? अगस्त 1943 में, और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को संगठित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ये जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज का और अगस्त 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक आ पहुंची और भारत की लगभग 250 वर्ग मील जमीन को आज़ाद करा लिया गया, लेकिन कई कारणों से इसे पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। सेना के अफसरों को बंधक बनाकर उन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया गया। सबसे पहले 3 वरीय अफसर शाहनवाज ढिल्लन और सहगल पर मुकदमा चलाया गया। इन अफसरों के बचाव में कांग्रेस आगे आई और देश के बड़े-बड़े बैरिस्टरों, जिनमें भूला भाई देसाई, डॉक्टर काटजू, डॉक्टर तेज बहादुर स्प्रू और जवाहरलाल शामिल थे, इन्होंने निःशुल्क मुकदमा लड़ा। पूरे देश में इन वीरों के समर्थन में प्रदर्शन किए गए, फिर भी जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। लेकिन अंग्रेजी सरकार को देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फांसी दे सके। तीनों जनरल रिहा कर दिए गए। बाद में आज़ाद हिंद फौज के और लोग भी रिहा कर दिए गए। तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत है कि शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर बिंद हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुरु गाये, तुझसे जीवन पाए, सब नित पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो, जय जय भारत जय हो। शुभ की दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी बाणी, हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरे आके, गूंथे प्रेम की माला, सूरज बनकर जग जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख परवेज तेरे ही गुण गावे, बस भारी भरपूर हवाएं जीवन में ऋतु लाए, सब मिलकर हिंदी पुकारे, जय आज़ाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। तो अब जनता तो है कि जनता राज का लक्ष्य क्या था? अगस्त क्रांति में 80 थानों पर जनता का कब्जा हुआ। उनमें से 45 थाना क्षेत्र में 1 से 2 महीनों तक चला जनता का राज, अपनी शासन व्यवस्था और अपने कायदे कानून। जनता राज का दृष्टिकोण था गांव की रक्षा का प्रबंधन हो और आपसी झगड़े निपटाए जाए।
मुकदमाबाजी रोकी जाए, गरीबों और भूखों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। जनता राज का स्पष्ट लक्ष्य था कि अधिकार का उपयोग इस ढंग से करना कि जनता संतुष्ट दिखे, सबल बने और क्रांति की साधना करे। स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे जैसे संगठित होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का सहारा लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही उसकी हर नाजायज मांग भी मानी जाती रही, ताकि दोनों मुख्य संप्रदायों हिंदू और मुस्लिम के बीच बेमनस की भावना बढ़े। अंग्रेजी शासन ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। शुरू में तो मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में स्थापित नहीं कर सकी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के अपने पक्ष में गोलबंद करने की विफलता ने मुस्लिम लीग की ताकत एवं महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। सांप्रदायिक मानसिकता वाले, विक्षुब्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में अपनी जगह नहीं बनाने वाले नेता मुस्लिम लीग के साथ जुड़ने लगे। अब लीग खुद को मुसलमानों की एकमात्र संस्था के रूप में मान्यता चाहती थी, लेकिन यह कांग्रेस को मंजूर नहीं था, क्योंकि अभी कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता मुसलमान थे। लीग ने 1930 के दशक में ही दो राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। इसने 1940 ईस्वी में मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। 1946 के प्रांतीय चुनाव में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लीग की बेजोड़ सफलता ने पाकिस्तान की मांग के प्रति इसे और मुखर कर दिया। सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत का सुझाव दिया। कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसने तेजी से अधिकांश भारत को अपने चपेट में ले लिया और लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग शरणार्थी हुए। ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद परिस्थिति को देखते हुए भारत को विभाजित करने का मन बना चुकी थी। ये अंग्रेजों की फूट डालो की नीति की प्रकाष्ठा थी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इसे स्वीकार करना पड़ा। विभाजन के बाद भारत का भूगोल बदल गया। कुछ समय के लिए नफरतपूर्ण माहौल बन गया। इस तरह स्वतंत्रता हमारे लिए आनंद से ज़्यादा पीड़ा लेकर आई। धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सूझबूझ ने परिस्थितियों पर विजय पाई और भारत एक समृद्ध, सशक्त एवं आदर्श लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाने लगे। तो यहाँ एक व्यंग्य चित्र है कि आज़ादी के जश्न मनाते हुए हमारे नेता। चैप्टर समाप्त होता है। तो हमने इसे 2 पार्ट में अपलोड किया है। अगर आपने पहला पार्ट भी देखा है तो उसे ज़रूर देखिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।